नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार हमारे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकेबलरी याद करने का सबसे आसान तरीका। यहाँ पर हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं मेन वर्ब सीरीज है। यहाँ पर मेन वर्ब्स क्या है मैं लेकर आऊँगा और बहुत सारी मेन वर्ब्स यहाँ पर आपको याद कराने वाला हूँ हाथों हाथ। मतलब कि हम जब यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे तो उसी समय पर आपको क्या है याद भी कराएंगे। हम इन रूपों में वर्ब को याद करने वाले हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी कि 5 रूपों में हम क्या है वर्ब को याद करने वाले हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा 3 फॉर्म्स बताई जाती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और मैं यहाँ पर क्या है 5 फॉर्म आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हर रोज मैं आपके लिए 20 शब्द लेकर आऊँगा जिनमें 5 और रूप आपको देखने को मिलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, 5 और रूपों में आपको वर्ब देखने को मिलने वाली है। और हम क्या है हर रोज शाम 6 बजे ये क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। इससे आप क्या है अपने वोकैब को मजबूत कर सकते हैं, अच्छे से क्या है चीज़ों को कर सकते हैं। आप जब याद करने लगते हैं तो आपको लगता है कि हमें याद नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या है जल्दबाजी में चीज़ों को करते हैं, तो इस तरह से काम नहीं करना है। धैर्यपूर्वक सारी चीज़ों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। कबीरदास जी कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कबीरदास जी के जो कहने का मतलब है कोई भी काम इतना आसान और इतना जल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए मनुष्य को धैर्य यानी कि पेशेंस धारण करना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए इंतजार करना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना। मतलब कि किसी काम को आप स्टेप वाइज करें, धीरे धीरे करें, सब कुछ होए। धीरे क्या है सब कुछ, धीरे धीरे अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसमें एक दिन क्या है प्योरिटी आने लगती है और चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन क्या होता है कि आपको फल नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले इनके थोड़े बेसिक्स को जानेंगे, फिर उसके बाद हम जो वर्ब्स हैं उन पर थोड़ी सी क्या है चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इनकी डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। आपको बहुत सारी वर्ब देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हालांकि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होती है, लेकिन कहीं कहीं क्या है इनको अलग अलग दिया जाता है। और उसके बाद है मेन वर्ब। और भी हो सकती है जैसे कि कॉजेटिव वर्ब और स्टेटिव वर्ब, या फिर और भी नाम हो सकते हैं। अलग अलग नामों से क्या है वर्ब्स होती हैं। लेकिन हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो है पॉइंट 8 यानी कि मेन वर्ब। तो हम यहाँ पर मेन वर्ब पढ़ने वाले हैं, यानी कि मुख्य क्रिया इसको हम कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पर देख सकते हैं नोट मैंने लिखा है मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं एक्शन वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेन वर्ब का यूज हम किस किस टेंस में करते हैं और किस रूप में करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले वी फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर लिखा है वी फर्स्ट इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस विद ऑल सब्जेक्ट, यानी कि
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद है इन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद ऑल सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इन फ्यूचर टेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विद ऑल सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट के पूरे टेंस में यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव, सभी में सभी कर्ताओं के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद है V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। V2 इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस विद ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम सभी कर्ताओं के साथ V2 का यूज करते हैं। तो V2 का यूज जो एक ही जगह पर होता है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं V3, V4 और V5 की। यहाँ पर देख सकते हैं V3 इज यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंसेस विद ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल, और दूसरा है यहाँ पर इन ऑल पैसिव वॉइस, यानी कि पहला यूज है जितने भी टेंस है यानी कि तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पर जो है इन ऑल पैसिव वॉइसेस, यानी कि हम सभी पैसिव वॉइस में किसका यूज करते हैं, V3 का यूज करते हैं। उसके बाद है V4 इज यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी में हम किसका यूज करते हैं, उन सभी में हम V4 का यूज करते हैं। और V4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि ING वाली फॉर्म हम इसको कहते हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अगर यहाँ पर याद करना है तो आप V3 को भी याद कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद है V5 इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो V5 है, V5 का मतलब होता है S या ES वाली फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाने से जो बनी हुई फॉर्म होती है उसी को हम V5 कहते हैं। और इसका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप V1 इज बेस फॉर्म या फिर एक्शन वर्ब। V1 को हम क्या है, बेस फॉर्म भी बोलते हैं और एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। उसके बाद V2 इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V, यानी कि जो V2 है वो V1 का रूप परिवर्तन करके बनाई गई फॉर्म है। उसी तरह से V3 भी V1 का रूप परिवर्तित करके यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन करके V3 को बनाया गया है। उसके बाद है V4 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V फर्स्ट प्लस ING, ये वाली फॉर्म। उसके बाद V5 है V फर्स्ट प्लस S या ES। इस तरह से हम ये याद रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1, यानी कि जितने भी वर्ब्स के रूप हैं वो सभी क्या है, V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि परिवर्तित रूप है। यहाँ पर जैसे कि मैंने एक वर्ब ली है V1, यहाँ पर क्या है, हेल्प है। V2 है, यहाँ पर V1 में D या ED जोड़ने से बनी है। यहाँ पर EG का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि हेल्प से क्या हो गया, यहाँ पर हेल्प्ड हो गया। उसी प्रकार से V3 है, यहाँ पर V1 में D या ED जोड़ने से बनी है। EG यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हेल्प का हेल्प्ड हो गया।
और भी प्रकार होते हैं, नेक्स्ट लेवल में हम जाने वाले हैं और वहाँ पर क्या है बात करेंगे कि और हम किस तरह से भी V3 और V2 का जो फॉर्म है बना सकते हैं। उसके बाद है V4, वी फर्स्ट प्लस ING AG, हेल्प का हेल्पिंग हो गया है। V5 V1 प्लस S या ES, हेल्प का हेल्प्स हो गया है। इस तरह से क्या है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सभी में जो परिवर्तन है वो V1 के कारण ही हुए हैं, यानी कि V1 में ही का जो परिवर्तित करके रूप हमने सारे फॉर्म्स यहाँ पर बनाए हैं। तो ये V1 का ही क्या है परिवर्तित रूप है, यानी कि V1 बेस फॉर्म है, यानी कि फॉर्म का आधार है। तो इसी से क्या है सारी फॉर्म्स बनाई जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब, या फिर आप इसको मेन वर्ब भी लिख सकते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अब हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले दिया है रेगुलर वर्ब्स, जिन वर्ब्स को V2 एंड V3 बनाने के लिए V फर्स्ट में D या ED जोड़ा जाता है वे रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब V फर्स्ट में D या ED जोड़ने से जो फॉर्म्स बनते हैं वर्ब के वे क्या है रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। V2 और V सेकंड में जब हम इन्हें परिवर्तित करते हैं यानी कि बदलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया है, V फर्स्ट में यहाँ पर वॉक है, V सेकंड में वॉक्ड है और V3 में वॉक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ED जोड़ने के बाद क्या है ये फॉर्म बनाई गई है V2 और V3। उसके बाद है एब्यूज, और इसके जो V2 और V3 हैं एब्यूज्ड है, यानी कि यहाँ पर हमने D जोड़ा है और यहाँ पर भी D जोड़ा है और यहाँ पर वॉक में ED जोड़ के हमने V2 और V3 यहाँ पर बनाई है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं जब वर्ब को V1 से V2 और V3 में परिवर्तित किया जाता है D और ED जोड़कर तो वे रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। उसके बाद जानते हैं इरेगुलर वर्ब्स इसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इरेगुलर वर्ब्स जिन वर्ब्स को V2 एंड V3 बनाने के लिए V फर्स्ट में भिन्न भिन्न परिवर्तन किए जाते हैं वे इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न परिवर्तन करने का जो अर्थ है यहाँ पर आप समझ पाएंगे। यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर तीन तरह से हम क्या है इरेगुलर वर्ब्स को बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप सभी फॉर्म्स समान हैं, यानी कि जब V1 V2 V3 को आप एक नज़र से देखेंगे तो एक हिसाब से आपको तीनों क्या है फॉर्म्स एक समान मिल सकती हैं। एक तो इस तरह से आपके सामने हो सकती है। उसके बाद दूसरा जो नियम है यहाँ पर दो फॉर्म्स समान, यानी कि दो फॉर्म्स एक जैसे हो सकते हैं और एक फॉर्म उनमें अलग हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है उसमें है तीनों फॉर्म्स असमान, यानी कि जो वर्ब के तीनों रूप होंगे वो क्या है अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हो सकता है सभी रूप समान, सभी रूप असमान, दो रूप समान। तो इस तरह से क्या है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स यहाँ पर आप देख पाए और आप समझ चुके होंगे कि जो वर्ब होती है मेन वर्ब वो किस तरह से हम लिख सकते हैं या फिर किस तरह से हम V1 से V2 और V3 में बदल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 शब्द मिलेंगे देखने के लिए और हर रोज़ हम 20-20 शब्द आपको कराने वाले हैं। हमारा जो रूटीन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज हमने 20 शब्द किए, उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन हम 20 शब्द करेंगे,
लेकिन जो लास्ट 20 शब्द हमने किए हैं, यानी कि जो 20 शब्द हमने लास्ट वाले किए हैं, इस दिन हम क्या है उनका क्विक रिवाइज करेंगे। क्विक रिवाइज का मतलब है कि थोड़ा तेज़ी के साथ हम क्या है इन्हें रिवाइज करेंगे। जो लास्ट डे वाले वर्ड होंगे उन्हें रिवाइज करेंगे, फिर आज के शब्द यानी कि जो हम नए शब्द लेकर आएंगे उन्हें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और इसी तरह से क्या है हम रिवीजन करके और सारे वर्ब्स को इसी तरह से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो ये अगर आप याद करते हैं तो आप अंग्रेजी में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस होते हैं अंग्रेजी का। अगर आप वर्ब्स याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वर्ब को याद करना बहुत ही आवश्यक है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।